नाम के गांव में सभी लोग बहुत गरीब हैं। एक बार यहाँ एक परिवार घूमने के लिए आता है। ये लोग खाने के लिए अपने साथ कई सारी चीजें लेकर आए हैं। आ जाओ बेटा, बहुत खेल लिया तब से, नाश्ता कर लो फिर चले जाना। नहीं पापा, मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं खेल रही हूँ ना। सित्तू गांव के बच्चों के साथ खेलने में बहुत मग्न है, पर जब उसके पापा उसके पास मैगी की प्लेट लेकर आते हैं तो सित्तू मैगी की खुशबू से खेलना छोड़कर मैगी खाने के लिए आ जाती है। ये मैं मैगी खाऊंगी। प्रीतम सित्तू को मैगी की प्लेट दे देता है। गर्मा गर्म मैगी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाओ, पापा ने तो मैगी बहुत टेस्टी बनाई है। सित्तू को मैगी खाते देख सभी बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। जब सित्तू ये देखती है तो वो बच्चों को भी एक एक चम्मच मैगी दे देती है। ये लो, तुम भी खाओ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम्हारे खेतों में बहुत सी मैगी उगती है? क्या तुम हमें भी मैगी के बीज दे सकती हो ताकि हम लोग भी मैगी उगा सके? अरे बुद्धू, मैगी उगती नहीं है, ये तो महीनों में बनाई जाती है। अगर तुमको ये इतनी पसंद आ रही है तो लो और खाओ। सित्तू सारी मैगी बच्चों में बांट देती है। मैगी खाने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। घर पर सभी के लिए खाना बनाया हुआ है, पर आज सभी बच्चों को मैगी का चस्का लगा है, इसलिए कोई भी अपने घर पर बना खाना नहीं खाता। गीता, खाना बन गया है, आजा खा ले। माँ, मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे मैगी खानी है। गीता की माँ ने पहली बार मैगी के बारे में सुना। ये मैगी क्या होता है? ये एक तरह का नूडल है, मैंने आज ही खाया और मुझे वो बहुत पसंद है। आप भी वही बनाइए ना। पर बेटा, ये नूडल बनाते कैसे हैं? तुम बता दो तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। उसके लिए पहले दुकान से मैगी खरीद कर लानी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, जाकर ले आओ। गीता की माँ उसको पैसे दे देती है और वो दुकान पर जाकर मैगी मांगती है। मुझे 2 पैकेट मैगी देना। ये मैगी क्या होता है? ये नूडल है, आपको नहीं पता क्या इसके बारे में? नहीं बेटा, होगा कोई चाइना का बनाया हुआ, ये तो शहर में ही मिलेगा। दुकानदार की बातों से गीता उदास हो जाती है और अपने घर आ जाती है। माँ, दुकान पर भी मैगी नहीं है और मुझे ये खाना नहीं खाना है। गीता ने अब खाना खाना छोड़ दिया था और वो अब बस मैगी खाने की ही रट लगाए बैठी थी, जिससे कि गीता की माँ बहुत परेशान हो जाती है। यही हाल रामू का भी था। उसने भी घर वालों को परेशान करके रखा हुआ था कि अब वो खाएगा तो बस मैगी ही। आखिर इन बच्चों को हो क्या गया है? रामू ने जब से मैगी खाई है ना, तब से घर के खाने को हाथ ही नहीं लगा रहा है। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ कि उसके लिए मैगी कहाँ से लाऊं। गीता को भी 2 बार भूख से चक्कर आ गया है, पर अपनी जिद छोड़ ही नहीं रही है। अब तो बूढ़ी दादी ही कोई रास्ता बता सकती हैं। सुरेश बूढ़ी दादी के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। बूढ़ी दादी सुरेश को जंगल के इच्छा पूर्ति पेड़ के बारे में बताते हैं। बच्चों की जिद के सामने तो भगवान भी झुक जाते हैं बेटा। मैं कहीं से मैगी तो लाकर नहीं दे सकती, पर तुम जंगल में जाकर इच्छा पूर्ति पेड़ से मदद मांग सकते हो। मैंने सुना है इच्छा पूर्ति पेड़ मदद करने के बदले पहले हमारी परीक्षा लेता है। वो तो लेगा ही बेटा, आजकल मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, पर तुम जाकर देख लो, अब सिर्फ वही पेड़ तुम्हारी मदद कर सकता है। सुरेश अब जंगल में जाता है और इच्छा पूर्ति पेड़ को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने पर उसको घने पेड़ों के बीच वो इच्छा पूर्ति पेड़ मिल जाता है। क्या तुम ही वो इच्छा पूर्ति पेड़ हो जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है? हाँ, मैं ही इच्छा पूर्ति पेड़ हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे मैगी चाहिए। मेरा बेटा जिद पर अड़ा हुआ है कि अगर मैगी नहीं मिली तो वो खाना ही नहीं खाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें इसके लिए परीक्षा देनी होगी।
अगर तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हें ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जो कि मैगी से बनी है। ठीक है, आप मेरी परीक्षा शुरू कीजिए। मैं तुम्हारे बेटे के लिए खाने का इंतजाम करूंगा, पर तुम्हें भी उसके बदले मेरे बच्चों के लिए खाना देना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ, ये तो आसान काम है। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो एक ही बेटा है, पर मेरे 200 से भी ज्यादा बच्चे हैं। तुम्हें सभी की जड़ों में खाद और पानी देना होगा। मैं ये काम अभी शुरू कर देता हूँ। अब सुरेश घर जाता है और एक फावड़ा खरीद कर जंगल आता है। वो इच्छा पूर्ति पेड़ की जड़ों में गड्ढा खोदता है और उनमें खाद डालता है। तुमने ये काम शुरू तो कर दिया, पर इसे खत्म होने में बहुत समय लग जाएगा। तब तक तुम्हारा बेटा भूखा कैसे रहेगा? मैं दिन रात मेहनत करके ये काम जल्दी ही पूरा कर दूंगा, ताकि मेरे बेटे को जल्दी खाना मिले। अब सुरेश दोगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर देता है। वो ना रात को सोता है और ना ही दिन में आराम करता है। जब पेड़ की जड़ों में खाद डालने का काम पूरा हो जाता है, तो अब सुरेश अपने कुएं से मटका भर पानी लेकर आता है। अब से मैं 2 मटके लेकर आऊंगा। सुरेश अब 2 मटके पानी लेकर आता है और पेड़ों में डालने लगता है। जल्दी ही वो सभी पेड़ों में पानी डालने का काम पूरा कर देता है। तुमने पूरी ईमानदारी से अपना काम पूरा कर दिया है। अब मैं तुम्हारे बच्चों के लिए मैगी का गांव बना दूंगा। जाओ, अपने बच्चों को लेकर जाओ। सुरेश घर जाता है और रामू, गीता और बाकी बच्चों को लेकर इच्छा पूर्ति पेड़ के पास आता है। आ जाओ बच्चों, इस जादुई दरवाजे के अंदर एक विशाल मैगी गांव है। तुम सभी को जितनी मैगी खानी है तुम यहाँ खा सकते हो। इतना कहते ही इच्छा पूर्ति पेड़ के बीच में से एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है और सभी बच्चे उसके अंदर चले जाते हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारी मैगी है। ये पूरा गांव सिर्फ मैगी से बना है। पेड़ों पर मैगी लगी है, झरनों से भी मैगी ही बह रहे हैं। पास में एक बहुत बड़ा मैगी का तालाब भी है, जिससे सभी बच्चे मैगी निकाल कर खाने लगते हैं। मैं तो पेट भर के खाऊंगा। मैं तो पेट भरने के बाद भी खाऊंगी। सभी बच्चे मैगी खाने के बाद वहीं पर आराम करते हैं। अगले दिन फिर से सभी बच्चे उठते हैं और मैगी खाना शुरू कर देते हैं। आज तो मैं कल से भी ज्यादा मैगी खाऊंगा। मैं भी, पर मुझे आज ज्यादा मन तो नहीं कर रहा। अब सभी बच्चे फिर से मैगी खाना शुरू करते हैं, पर आज वो उतनी मैगी नहीं खा पाते जितनी कि उन्होंने कल खाई थी। और एक दिन ऐसा आता है कि सभी बच्चों का मैगी से मन ही भर जाता है। अब तो मुझे ये मैगी खाने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा। हाँ यार, मेरा तो इसको देखने का भी मन नहीं कर रहा है। मुझे तो पापा के हाथों की रोटी सब्जी खानी है। तो घर चले, वैसे भी हमारे घर वाले हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। चलो, मुझे भी यहाँ अब और नहीं रहना। बस अपने पापा के लिए थोड़ा सा मैगी ले जाता हूँ। रामू एक प्लेट में मैगी निकालता है और सभी बच्चे वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। ये बच्चे जादुई दरवाजे को पार करके अपने घर चले आते हैं। अरे रामू, तुम? मैं वापस आ गया पापा। अब मुझे और मैगी नहीं खानी है। मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। ठीक है बेटा, तुम बैठ जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। ये लीजिए पापा, मैं आपके लिए मैगी लेकर आया हूँ। मेरा पेट भरा है और मुझे ये मैगी ज्यादा पसंद नहीं आ रही। रामू अपने पापा के हाथ का बना हुआ खाना खाता है और अपने साथ लाई हुई मैगी सित्तू के लिए ले जाता है। जब रामू सित्तू के पास जाता है तो देखता है कि वो बिस्तर पर लेटी हुई है। क्या हो गया सित्तू, तुम ठीक तो हो? मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ये सब ज्यादा मैगी खाने से हुआ है, पर मैं तो तुम्हारे लिए मैगी लेकर आया था। नहीं, आज से तुम भी मैगी खाना कम कर दो। ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। घर पर बना खाना ही सबसे बेस्ट है। तभी वहाँ पर प्रीतम एक थाली में खाना लेकर आता है। इसीलिए तो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। रामू अपने साथ लाई हुई मैगी को फेंक देता है। इसके बाद सित्तू और रामू
बाकी दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले जाते हैं। पापापुर नाम का एक गांव था जो उत्तराखंड में था। उसी गांव में प्रेमनाथ खेती किया करता था और उसका बेटा प्रवीण मैगी बेचा करता था। वैसे तो प्रवीण इंजीनियर था, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से मैगी का स्टॉल लगाकर मैगी बेचता और कभी कभार खेती करने में अपने पिताजी की मदद भी किया करता था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई मत करो। सारी जमीन जायदाद गिरवी रखकर तुम्हें इंजीनियर बनाया और अब तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल रही है। हम कैसे अपनी गिरवी जमीनें छुड़ाएंगे? अब नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? मैंने पूरी कोशिश की थी नौकरी पाने की और अब तुम मैगी बेच रहे हो। शहर जाकर किसी दुकान पर ही क्यों नहीं लग जाते हो? कम से कम 2 पैसे ज्यादा आएंगे। अपना व्यापार अपना होता है पिताजी, जब मन किया खोल दिया। ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनाने वाला, इसी वजह से मैं ये छोटी सी मैगी स्टॉल लगा रहा हूँ। प्रवीण और उसके पिताजी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर उस गांव का जमींदार अपने बेटे रघु के साथ आ गया और कहने लगा, मैं दोनों गंवारों से ज्यादा बात नहीं करूंगा। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम करने की। मुझे पहले से पता था कि आज भी मैं खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। रघु, इनके घर के सारे कीमती सामान ले लो, चप्पल तक मत छोड़ना, सब लेकर चलो। जैसा आप कहे पिताजी, इनकी सिट्टी पिट्टी अभी गुल करता हूँ। रघु उनके घर जबरदस्ती घुसकर लूटपाट करने लगता है और रखे हुए सारे सामान लाकर बाहर फेंक देता है। पिताजी, आप कहें तो इस लड़के की मैगी की स्टॉल भी ले लूं। इंजीनियर होकर तुम मैगी बेच रहे हो, धिक्कार है तुम पर। ले लो, इसके मैगी का स्टॉल भी ले लो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। हम दोनों बाप बेटे भूखे मर जाएंगे, ऐसा ना करो। प्रवीण के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। जमींदार उसके ठेले की मैगी और घर का सारा सामान लेकर चले गए। पूरे गांव में उनकी इज्जत उछाली गई। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों आप हम जैसे गरीबों को परेशान करते हैं? पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, जमीन गिरवी रख दी। सोचा था कि नौकरी मिलते ही सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन आपने वो भी मुझसे छीन लिया। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रवीण गुस्से से एक पत्थर उठाता है और आसमान की तरफ उछाल देता है और वो पत्थर उसके गांव के पास वाले जंगल में जा गिरता है और एक पेड़ पर रखे हुए मटके से टकरा जाता है, जिससे मटका फूट जाता है और उसमें से एक आत्मा निकलती है। कई सालों बाद मैं आजाद हो गया, लगभग 300 सालों बाद। लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं। तब ये मटका किसने फोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो तपस्वी मुझे फिर से कैद कर लेगा। दूसरी तरफ प्रवीण उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। तब उस आत्मा ने प्रवीण को लकड़ी काटते हुए देखा। इतना कहकर वो आत्मा प्रवीण के पास जाता है और कहता है, हो ना हो, इसी आदमी ने मुझे मुक्त किया है, क्योंकि उस तपस्वी ने कहा था जो भी मुझे मुक्त करेगा मैं केवल उसे ही देख पाऊंगा और वो सिर्फ मुझे ही देख पाएगा। वो आत्मा प्रवीण के पास जाता है और कहता है, नमस्ते भाई साहब। उस आत्मा की आवाज सुनकर प्रवीण बहुत डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कौन हो तुम और हवा में उड़ कैसे रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? अरे तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तुम कुछ भी कह रहे हो। इस जंगल में मैं पिछले 300 सालों से कैद हूँ। मैं जिस मटके में कैद था, उस मटके पर तुमने एक पत्थर मारा, जिस वजह से मैं आजाद हो गया। हाँ, तब मैं गुस्से में था। चलो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम मुझे सारी बातें बता सकते हो, मैं तुम्हारी 2 विनती पूरी कर सकता हूँ। क्या सच? तो सुनो। प्रवीण ने उस आत्मा को अपनी सारी कहानी बताई।
इंजीनियर से लेकर जमींदार के लूटपाट करने तक सारी सच्चाई सुनकर उस आत्मा ने कहा, जब मैं इंसान हुआ करता था तब इतने बुरे दिन नहीं थे जितने कि अब हैं। अच्छा हुआ उस तपस्वी ने मुझे कैद कर लिया, वरना ये सब दिन देखने पड़ते। तुम इसका कोई उपाय बताओ, अपना अलग ही रोना रो रहे हो तुम तो। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम अब से जो भी खेती करोगे वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी मैगी की खेती? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये ढोंग लगता है तो तुम एक काम करो, इस जमीन पर पत्थर गाड़ कर उस पे पानी डालकर देखो। प्रवीण ने ठीक वैसा ही किया। उसी वक्त प्रवीण ने उस पत्थर को जमीन में गाड़ दिया और उस पर पानी डाला तो उसमें से एक पेड़ निकला जिस पर मैगी लगे हुए थे, जिसे देखकर वो दंग रह गया। ये तो सच में मैगी की खेती हो गई। मैंने कहा था ना तुम्हें। दूसरा वरदान ये है कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुंचाई है वो खुद गिड़गिड़ाकर तुमसे माफी मांगेगा पूरी सभा के सामने, लेकिन तुम्हें उसे मैगी खिलानी होगी। उसके बाद ही ये मुमकिन है। मेरे 2 वरदान तुम्हारे लिए खत्म हो गए। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया दोस्त, मुझे आजाद करने के लिए। इतना कहकर वो आत्मा वहाँ से उड़ गया और प्रवीण को 2 वरदान देकर चला गया। और उसके बाद प्रवीण अपने बचे हुए जमीन पर कुदाल चलाने लगा और जैसे ही उस पर पानी डाला सब जगह मैगी के पेड़ उगने लगे। बेटा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? इतनी सारी मैगी की फसलें कैसे हो गईं? मैगी उपजाऊ कैसे हो सकती है भला? अब से हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो गए। आप देखते जाइए, उस जमींदार की अकल मैं कैसे ठिकाने लगाता हूँ। प्रवीण ने उस जमींदार को अपने घर पर मैगी का आमंत्रण दिया और एक चिट्ठी लिखकर उसके घर भेज दी। अगर आप में हिम्मत है तो हमारे घर अपने बच्चे के साथ आइए और पैसे लेकर जाइए। उस 2 कौड़ी के लड़के की इतनी हिम्मत, वो मुझे इस तरह से चिट्ठी भेज रहा है, उसकी तो खैर नहीं। जमींदार गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो प्रवीण और प्रेमनाथ के घर के पास पहुँचता है उसे मैगी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। इतनी अच्छी सुगंध, इस लड़के के हाथ की मैगी सब खाते हैं। एक बार मैं भी खाकर देखता हूँ। पैसे की बात बाद में कर लूंगा। जैसे ही जमींदार प्रवीण की बनाई हुई मैगी को खाता है उस आत्मा का दिया हुआ वरदान सच हो जाता है। जमींदार का सिर चकराने लगता है और वो कहता है, मुझे माफ करना प्रवीण, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं तुमसे पूरे गांव के सामने माफी मांगूंगा। बदले में तुम पूरे गांव को मैगी की दावत दे देना। जी, ये मुझे मंजूर है, मैं ऐसा ही करूंगा। और वैसा ही हुआ। जमींदार ने सबके सामने प्रेमनाथ और प्रवीण से माफी मांगी और उनकी जमीनें उन्हें वापस लौटा दी। गांव वालों ने मैगी की खेती शुरू कर दी। वो गांव अब मैगी की खेती के नाम से जाना जाने लगा। लोग बाग खुशी खुशी रहने लगे।